वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। मैं महेश चंद्रा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा वो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। बेसिकली जो SSC JEE वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैकेनिकल में ये 35 मार्क्स का आता है, ये पहले भी बता चुका हूँ। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको हमारा टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, मटेरियल ये सब कुछ मिल सके, ठीक है। बाकी किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल कर लीजिएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडियल गैस। आप लोगों ने जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है आदर्श गैस समीकरण के बारे में पढ़ा हुआ या हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक। तो बेसिकली हम आइडियल बोलते क्यों हैं, किस आधार पे हमने बोला। जैसे आपने पढ़ा हुआ PV=MRT, ये 12th में भी 11th में भी पढ़ा हुआ आपने। लेकिन इसको हम बोलते क्यों हैं कि ये आइडियल है या हाइपोथेटिकल है या आदर्श गैस समीकरण, ये बोलते किस आधार पे बोलते हैं। चलिए आप समझते हैं हम लोग। आइडियल गैस को बोला गया हाइपोथेटिकल गैस या परफेक्ट गैस, ठीक है। इसमें सबसे पहला ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पर उनमें कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्सन फोर्स नहीं होता है। सबसे पहले याद रखेंगे, जब हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो वहां पर नो अट्रैक्शन, नो रिपल्सन फोर्स काम करता है। पहली SSC पूछ चुका है ये क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद मेन काम, ये नोट करके लिख लीजिएगा इसको, चाहो तो नोट करके, कि हम जब आइडियल गैस बोलेंगे तो हमारी लो डेंसिटी होगी, लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि जब आप लॉ लगाओगे P इज प्रोपोर्शनली T, अगर मेरी डेंसिटी, प्रेशर बढ़ रहा है तो मेरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरी डेंसिटी घटेगी। लेकिन यहां पर उल्टा बोला जा रहा है कि लो डेंसिटी है मेरी, लो प्रेशर है मेरा, हाई टेम्परेचर है। कभी लॉ नहीं कहता है P इज प्रोपोर्शनल T, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये कह रहा है ये हाई है, ये कह रहा है मेरा लो है प्रेशर, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। लेकिन जो गैस इस लॉ को फॉलो करती है वो क्या कहलाती है। फॉलो मतलब लगभग बराबर, पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती है, अप्रोक्सीमेटली फॉलो करती है, तो उसको बोलते हैं हम आइडियल गैस। जैसे हमने बोला, बहुत बार पूछा गया SSC ने, स्टीम पावर, स्टीम सुना होगा ना, स्टीम हिंदी में बोलते हैं वाष्प या स्टीम वाटर, ठीक है। जो स्टीम होती है वहां पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, लो डेंसिटी, इसकी वजह से वो क्या उठती है, ऊपर उठती जाती है। हाई टेम्परेचर, लो डेंसिटी, तो वो जो है उस कंडीशन में आपकी कहलाएगी आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। ये क्वेश्चन SSC पूछ चुका है। यहां पर बोला गया है PV=MRT फॉर आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। R बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हमको निकालना है PV/MT। हमने M को 1 मान लिया यहां पर, और M को देखिएगा थर्मल में M को 1 मोल के या 1 kg बोल देते हैं या 1 मोल बोलते हैं, दोनों बराबर रखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है, अगर M बोल दो या 1 मोल बोल दो एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों को न्यूमेरिकल वैल्यू में हम सेम मानते हैं। बोला गया 1 मोल या 1 kg ऑफ गैस फॉर NTP, पहली पढ़ चुके हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ये वॉल्यूम की सबसे बड़ी यूनिट है आयतन में, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ये वॉल्यूम की सबसे बड़ी यूनिट है। अगर ध्यान आए तो ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर हमने NTP पर कितना लिया था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब पहले बता चुके हैं कि किसी को अगर केल्विन में बदलना है तो उसमें 273.15 आप जोड़ दीजिए। तो हमने 273.15 जोड़ दिया, वो किस में बन गया, केल्विन में बढ़ गया। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, P की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये काम करता है 1.01325 बार पे काम करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 22.4 लीटर डिवाइड बाय 273, ये कट पिट के इतना आएगा 83143 न्यूटन पर। अगर किलो में निकालोगे तो डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो कितना, 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन या सिंपल मोल केल्विन ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर लिया, जैसे O2, जैसे R आका निकालना है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना निकल गया आपका, इसको R बार से डिनोट कर देते हैं। इसको R बार चाहो तो लिख लीजिएगा। जैसे O2 है आपका, O2 यानी कि कितना होता है, 16 × 2 32, ठीक है। तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, डिवाइडिंग मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, जो भी वैल्यू आएगी आप यहां लिख लोगे, आपको R न्यूमेरिकल वैल्यू में ऐसे पता लग जाएगा। जैसे एयर के लिए
यूनिवर्सल कांस्टेंट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट 28.96, जो भी आएगा आप लिख लोगे, ठीक है। फिर बोला गया है आइडियल गैस एंड रियल गैस इज वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि एक आइडियल गैस को और हम, एक आइडियल गैस है एक रियल गैस है, तो हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, जब हम कौन सा सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन घेरेगी, तो जाहिर सी बात है कि आइडियल गैस में क्या लगे, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन फोर्स है, मतलब फ्रैक्शन लग ही नहीं रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन घेरेगा, आइडियल गैस। किसके, और रियल गैसेस, क्योंकि रियल गैसेस में क्या रहा है, फ्रैक्शन लग रहा है, इसकी वजह से, फ्रैक्शन लगने की वजह से आपका उतना वॉल्यूम वो नहीं घेर पाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई, ऑल लॉ इज परफेक्ट, जितने भी लॉ बने हैं वो PV=mRT से बने हैं, इसलिए उन लॉ को बोला गया है परफेक्ट गैस लॉ। जैसे बोल दिया हमने, जैसे बोला PV=mRT, अगर बोला बॉयल्स लॉ, आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, PV=कांस्टेंट। बोला चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, क्या बोला, V इज अ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो ये सब क्या बन जाएंगे, ये सारे के सारे यहीं से जनरेट हुए हैं, इसीलिए इनको बोला गया परफेक्ट गैस लॉ या आइडियल गैस लॉ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब ये। उसके बाद PV=RT दोबारा इस्तेमाल किया हमने, एक फॉर्मूला लगाया n डिवाइड इजिकल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। m है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कैपिटल M है मॉलिक्यूलर वेट और स्मॉल m है मास किसी भी, ठीक है। इस m की जगह पर m यहां से निकाल लो, m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, n इंटू m, यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो था, ये सम जो था गैस कांस्टेंट बन गया, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बन गया, PV=mRT। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है आपका, PV=nRT, ठीक है। कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट को 1 बोल देता है, तो PV=nRT भी पूछ लेता है, ठीक। उसके बाद इसी लॉ को हमने बदला गैस लॉ में, हमने बोला PV=mRT, तो PV और ये m क्या, पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको m बोल दिया, और 8.314 किलोजूल पर केजी केल्विन ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। PV/T कांस्टेंट, हमने समीकरण लगा दिया दो जगह पर, मतलब एक P1V1/T1 इसको बोला गया गैस लॉ। मतलब आइडियल गैस को हमने कन्वर्ट कर दिया गैस लॉ में, ठीक है। ये आपका बन गया गैस लॉ, ध्यान रखिएगा। और गैस लॉ कहां से आया है, परफेक्ट गैस से आया है या आइडियल गैस से ही निकल कर आया है, ठीक है। उसके बाद PV=mRT, फिर लगा R की वैल्यू हमने निकालना है PV/MT। प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। एक से ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, न्यूटन इंटू मीटर, ये m है तो मोल को लिख लिया, टेम्परेचर केल्विन में लिख लिया, क्या होगा, न्यूटन मीटर मोल केल्विन। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल है, पहले जान चुके हो क्या होता है, एनर्जी होती है, जूल है बटे मोल केल्विन। फॉर्मूला का लिख ही चुके थे हम पहले, mL²T-2 डिवाइड बाई, और जो केल्विन है उसको हमने थीटा से लिखा, ऊपर जाएगा तो थीटा -1 हो जाएगा, तो R का आपका निकल के आ गया, ध्यान रखिएगा, R =mL²T-2 थीटा -1, ठीक, ये वैल्यू निकल के आ गई। एग्जाम्पल तौर पे लिया गया, O2 भी है, N2 भी है, एयर भी है, हीलियम भी है। कंसीडर कैसे करते हैं, आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। एसएससी बहुत बार पूछेगा, वाटर वेपर शुड बी कंसीडर एज ए आइडियल गैस, बता चुके हैं। आइडियल गैस के लिए कौन क्या करेगा, जिसका प्रेशर कम हो, टेम्परेचर हाई हो, लो डेंसिटी हो, जो ये कैटेगरी फॉलो कर लेगी अप्रोक्सीमेट, वो कंडीशन आइडियल गैस कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। इतना नोट करिए जरा बेटा सब लोग, इतना नोट करिए यहां तक किसी को दिक्कत हो रही हो तो बोलिए, कोई पॉइंट अगर ना समझ में आ रहा हो तो बेफिक्र होकर पूछ लीजिए बेटा, क्योंकि ये एजुकेशन है, इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, आ गई तो उतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है, ठीक है। नोट करिए जरा। चलिए आगे बात करते हैं कुछ टॉपिक पर, जैसे लेटेंट हीट है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। बेसिकली ये एसएससी का टर्म नहीं है, लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे ना, इनका टर्म का बहुत यूज होगा, तब आप इस टर्म को कैसे इस्तेमाल करोगे। चलिए थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। जैसे आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो लेटेंट हीट को बोलते हैं हिंदी में गुप्त ऊष्मा, ठीक है, जो ना दिखने वाली, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस मतलब चेंज होने वाला,
चेंज ऑफ स्टेट मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास लिक्विड है, लिक्विड से आपने उसको क्या बनाया, स्टीम बनाया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहां से लेटेंट हीट ले रही है, लिक्विड से स्टेट में बदल रही है, या लिक्विड से आपने क्या किया, या आइस से आपने लिक्विड कन्वर्ट किया, तो ये क्या हो रही है, लेटेंट हीट, मतलब उसकी अवस्था बदल रही है, जिसको हम डिनोट करते हैं एल एस से या एल एफ जे से, एच एफ जी से। ये बात हम थोड़ा आगे समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा थर्मल में क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट जुड़ते चलते हैं, तो ये हम आगे समझेंगे। पावर प्लांट में एच एफ जी होता क्या है, ठीक है। लिखा हुआ सब्सटेंस मेल्ट द चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज वेरी स्मॉल सो निग्लेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया कि बहुत देखो, अब जैसे मान लीजिए चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए आइस है, तो जब तक आइस पूरी तरीके से पिघल नहीं जाएगी तब तक उसका टम्प, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने टम्प हीट दे रहे हो, तो आइस का अगर एक पॉइंट भी रह गया, अगर आइस का एक पॉइंट भी रह गया तो भी क्या होगा, वो टेम्परेचर को मेंटेन करके चलेगी, यानी कि वॉल्यूम है बहुत ही कम चेंज हो रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा चेंज ना हो जाए। तो जहां पर सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है, मतलब आइस को ले लो यहां पर, द चेंज इन वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम होगा उसका बहुत कम, मतलब डेल्टा वी वेरी स्मॉल, बहुत कम चेंज होगा। सो हमने इसको क्या कर लिया, निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने बोला बाय द फर्स्ट लॉ, अभी हम आगे पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ये कहता है जब हमने वॉल्यूम चेंज बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब वर्डन क्या हो गया, उसका जीरो हो गया, यानी कि डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया, डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा यू के बराबर हो गया, और क्यू का हमने क्या लिख दिया, ml लिख दिया, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू ml। यानी कि जब आप इंटरनल एनर्जी इंक्रीज ड्यूरिंग द मेल्टिंग एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का संबंध हमेशा टेम्परेचर से ही होता है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो डेल्टा इंक्रीज ड्यूरिंग द मेल्टिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब आपकी इंटरनल एनर्जी जो बढ़ रही है वो कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ी, लेकिन यहां पर क्या भी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट बना हुआ है। जो यूनिट है आपकी किलोजूल पर केजी या फिर कैलोरी पर ग्राम या कैलोरी पर केजी, क्योंकि ग्राम को ही हम केजी में कन्वर्ट कर दिया है, जूल पर केजी, जूल को क्या ले सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन क्या ले सकते हैं, एफ बराबर एम ए होता है, यानी कि न्यूटन, इसको लिख दो केजी, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट वो हमने यहाँ पुट कर दी, केजी से केजी कट गया, क्या बचा एम स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये आपकी डायमेंशन निकल के आ गई। उसका दूसरा पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, मतलब फ्यूजन का मतलब बॉइलिंग प्रोसेस, मतलब किसी चीज का उबलना। अब जब कोई चीज उबल रही है तो डेल्टा यू उसकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, क्योंकि हमने बोला कि जो इंटेलिजेंस का संबंध किससे, टेम्परेचर से है, तो डेल्टा यू इंक्रीज इन बॉइलिंग प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस में आपकी इंटेलिजेंस क्या होती है, बढ़ती है। तो लिखा है 1 ग्राम ऑफ आइस, हमने यहाँ किसको लिया, आइस को लिया रेफरेंस में, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के ही वाटर में कन्वर्ट हमने किया है अभी। तो जो बर्फ की ऊष्मा होती है वो 80 किलो कैलोरी होती है 0 डिग्री पर। 80 किलो कैलोरी को एक कैलोरी कितनी थी, 4.186, 1.2 से 4.2 से मल्टीप्लाई करें कितना, 336 पॉइंट केजी पर किलोजूल पर केजी। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वेपर का मतलब, वेपराइजेशन का मतलब होता है स्टीम बनना, मतलब भाप में बदलना। तो हम वही कर रहे हैं, चेंज इन स्टीम, स्टीम में बदल रहे हैं इसको। तो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, और 1 कैलोरी ग्राम कर देता कर दो तो 2268 किलोजूल पर केजी। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई बंदा पानी से अगर जल जाता है और अगर स्टीम चलता है तो सबसे ज्यादा कौन जलन करेगा, तो जाहिर सी बात है स्टीम वाला सबसे ज्यादा जलन करेगा, क्योंकि वो जो होती है वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस का होता है, लेकिन उसकी ऊष्मा जो स्टीम की होती है वो 540 किलो कैलोरी की होती है। मतलब जब आप पे पानी गिरेगा भाप वाला तो 540 किलो कैलोरी की ऊष्मा आपकी एनर्जी, मतलब आपकी जो चमड़ी है वो धेड़ देगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर आप पे गिरेगा तो उतना असर नहीं करेगा, जलन करेगा लेकिन इतनी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन नुकसान पहुंचाएगा, स्टीम नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि 540 और इतनी एनर्जी रिलीज करती है 2268 किलो जूल पर केजी, ठीक है। यहां तक नोट करिए सब लोग, नोट हो गया, नोट करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो ये सब चीजें देखो बेटा,
ये सब चीज इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा शॉर्टकट चल रहा है, यहाँ शॉर्टकट नहीं दे रहे हम लोग, पूरा का पूरा आपको जो सब्जेक्ट आपका रियल में जो इस्तेमाल होता है वो कैसे इस्तेमाल होता है वो आपको बता रहे हैं। ये बता तो सकते थे सिंपल चीजें, हाँ कि हाँ ये ऐसे ऐसे कर लो, ऐसा से मत कर लो, क्योंकि ये एजुकेशन है। अगर आपने थोड़ा सा भी शॉर्टकट लिया आपकी कहानी खत्म। ठीक है, तो पूरा जानो ये कहां से आया, क्यों आया, ये जरूर जानिए। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, जो डिप्लोमा वाले उन्होंने पढ़ा था, ऊर्जा ना तो पैदा हो सकती है ना तो नष्ट हो सकती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय चेंज वन टू अनदर फॉर्म, मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है, इसीलिए इसको बोला गया एनर्जी कैसी है, एनर्जी एक कांस्टेंट है, जिसको फर्स्ट लॉ बनाने वाले थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल। आपको मैंने पहले फर्स्ट लॉ में मतलब फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि जो फर्स्ट लॉ था वो पहले मेयर पहले बता चुके थे, लेकिन मेयर के पास प्रैक्टिकली प्रूफ ना होने की वजह से ये एक्सपेरिमेंट चला गया किसके पास, जूस के पास। जूस ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया और ये इनके नाम पे चला गया। आपको पता है कि साइंस हमेशा जो भी आप प्रूफ मांगती है साइंस कि आपने क्या किया है, आप प्रैक्टिकली दिखा पा रहे हो कि नहीं दिखा पा रहे हो। अगर आपके पास आइडिया है और आप दिखा नहीं पा रहे हो तो साइंस आपका नहीं मानेगी। ऐसे ही मेयर के साथ हुआ था, लेकिन मेयर बहुत पहले बता चुके थे कि ऐसा चीज है जो हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन जेम्स ने प्रूफ कर दिया, जूस ने, और ये इनके नाम पे चला गया। चलिए आगे बात करते हैं। फिर फर्स्ट लॉ आया। फर्स्ट लॉ ने ये कहा कि आप एनर्जी को कितना बदल रहे हो, मतलब आप जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है, अब 1 लीटर पानी को स्टीम में बदल रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, क्वांटिटी तो लोगे 2 लीटर 4 लीटर 50 लीटर 100 लीटर, ये क्वांटिटी तो होगी। तो आपने क्वांटिटी ली 2 लीटर 4 लीटर, इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया क्वांटिटेटिव लॉ। नाम एक ही है, क्वांटिटी बताने वाला लॉ बन गया कि कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला डेफिनेशन बोलता है एनर्जी नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय चेंज वन टू अनदर फॉर्म, मतलब एनर्जी बदल रही है, इसीलिए इसका नेक्स्ट नेम पड़ गया एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ है वो प्रॉपर्टी है एनर्जी की, क्योंकि लॉ भी कहता है एनर्जी नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय चेंज वन टू अनदर फॉर्म। बात खत्म हो जाती है यहां पर। ठीक है, फिर रिवर्सिबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, उसके बाद है ये नेचर लॉ। नेचर में सारा की सारा हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एग्जांपल पूछे, तो जैसे आपका हार्ट है, हार्ट क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, किसको दे रहा है, ब्लड, मतलब हार्ट जो है वर्क कर रहा है, पंपिंग कर रहा है और हमारे ब्लड को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, वर्क कन्वर्ट टू एनर्जी, ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी टंग क्या कर रही है, वर्क कर रही है, मुंह से बाहर आ रही है गर्म हवा, यानी कि वर्क कन्वर्ट टू हीट। ठीक, चलिए एक्सपेरिमेंट से पहले उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट वाटर के ऊपर किया था। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने लिया वाटर के ऊपर और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था मरकरी के ऊपर। उन्होंने कहा कि एक मैंने इंसुलेटर कंटेनर ले लिया, इंसुलेटर का मतलब एडियाबेटिक वेसल और आप पढ़ चुके हो प्रीवियस लेक्चर में, एडियाबेटिक का मतलब होता है ना हीट अंदर की बाहर आ सके ना बाहर की अंदर जा सके। चलिए, अब हमने एक वेट यहां पर लटका दिया, ठीक है, पुली के साथ एक मैकेनिज्म यहां फिट कर दिया है। पुली को हमने बोल दिया फ्रैक्शनलेस पुली है, पुली में कोई भी घर्षण नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ही हम वेट को अप एंड डाउन करेंगे, मतलब जैसे को वेट को ऊपर नीचे करेंगे, तो ये जो मैकेनिज्म है और वाटर के बीच क्या लगेगा, फ्रैक्शन लगेगा। फ्रैक्शन की वजह से क्या जनरेट होगा, टेम्परेचर जनरेट होगा। और यहां आपका थर्मोमीटर लगा हुआ है, थर्मोमीटर। जब ये आपका थर्मोमीटर लगा हुआ, थर्मोमीटर में जैसे ही इसमें अंदर टेम्परेचर जनरेट होगा, थर्मोमीटर पकड़ लेगा कि हाँ इतना जनरेट हो गया। तो इससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि वर्क कन्वर्ट टू हीट, यानी कि W इज प्रोपोर्शनली डेल्टा Q, यानी कि वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम यहां से जब प्रोपोर्शन हटाते थे एक J लगा देते हैं, J को बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। जब कन्वर्जन फैक्टर होता है उस समय J की वैल्यू क्या होती है, कन्वर्जन फैक्टर में उस समय J की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये जो वैलिड है वो वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस के लिए वैलिड है। ऑल प्रोसेस मतलब रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये सभी के लिए वैलिड है। जे को बोलते हैं, यहां पर क्वेश्चन आ चुका है, जे को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट या
वाटर इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है दोनों की 4.186, जब इससे भाग कर दोगे तो वैल्यू ये अपने आप 1 आ जाएगी। ठीक है, नोट फर्स्ट लॉ गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ही ने हमें आंतरिक ऊर्जा के बारे में बताया, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? हमने बोला कि जैसे आपने यहां पर एनर्जी स्टोर हो गई, अब एनर्जी स्टोर हो रही है, जब आपने वेट अप एंड डाउन किया हुआ है उस दौरान फ्रैक्शन लग रहा है, फ्रैक्शन में अब उसके अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, एनर्जी किस फॉर्म में रख रहे हैं, मैकेनिकल फॉर्म में रख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रख रहे हैं, वाइब्रेशन फॉर्म में रख रहे हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स कभी नहीं बताते। तो हमने एक कॉमन नेम इस्तेमाल कर लिया, इंटरनल एनर्जी, कि जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने अंदर एनर्जी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले फर्स्ट लॉ ने ही दिया, इसीलिए हमने बोला कि यहां लिख लीजिएगा चाहो तो, इंटरनल एनर्जी किसने दी, फर्स्ट लॉ ने दी। अच्छा अब ये बताइए, ये जो वेसल है वो क्लोज वेसल है, यानी क्लोज वेसल का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि इंटरनल एनर्जी का फंक्शन तो टेम्परेचर हो ही गया, फंक्शन टेम्परेचर है, लेकिन किस पे काम करती है, सीवी पे काम करती है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, पास ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब कॉन्सेप्ट दिया गया था तो उस समय एक 2x2 3x3 जो भी आपका वॉल्यूम लिया गया होगा, उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें उसका आयतन निश्चित था। जब आयतन निश्चित था तो इंटरनल एनर्जी का जनरेट हुआ, इंटरनल एनर्जी को जनरेट हुआ तो एक आयतन निश्चित पे हुई थी, इसीलिए हम इसको बोल दिया सीवी। फर्स्ट लॉ इज गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसको हमने सीवी बोल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बोला डेल्टा क्यू डब्ल्यू इज डेल्टा, इसको बोलते हैं क्लोज साइकिल, इज अ वैलिड फॉर क्लोज साइकिल। क्लोज साइकिल में चल रहा है भाई, यहाँ पे देखिए क्लोज साइकिल है, पूरा का पूरा क्लोज साइकिल में चल रहा है, यहाँ पर कोई ओपन तो है नहीं, ये भी वैलिड है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ ड्रॉबैक भी दिए, ड्रॉबैक थे कि डायरेक्शन डू नॉट इंडिकेट। अब भाई हमारे पास डायरेक्शन नहीं है कि हम हाई से लो जा रहे हैं कि लो से हाई जा रहे हैं, ये फर्स्ट लॉ ने कभी नहीं बताया कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम किस डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, ये कभी उन्होंने नहीं बताया। दूसरा, नॉट एक्सप्लेन लिमिटेशन हीट इनटू वर्क। अब दूसरी बात उन्होंने कभी ये नहीं बताई कि हमको हीट को वर्क में कितना बदलना है या वर्क को हीट में कितना बदलना है, मतलब कन्वर्जन कितना करना है, जरूरत से ज्यादा हो जा रहा है या जरूरत से कम हो जा रहा है, ये उन्होंने नहीं बताया। नेक्स्ट है, व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ हीट इनटू कन्वर्जन इनटू वर्क कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब जो हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर फ्रैक्शन जनरेट हो रहा है, जब फ्रैक्शन जनरेट हो रहा है तो उस दौरान उस फ्रैक्शन का क्या हुआ, ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो कुछ ड्रॉबैक भी दिए। अब कुछ क्वेश्चंस आए थे एसएससी ने कि जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल अचानक पंचर हो जाए, जब अचानक पंचर हो जाती है तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कहलाता है। जब आपकी बॉल थी अचानक फट गई तो जो जितनी अंदर गैस भरी हुई है, जो एयर भरी हुई है, वो बाहर की ओर आएगी, यानी कि बाहर की ओर आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर आपका घटेगा, उस दौरान आपकी इंटरनल एनर्जी भी घटेगी। जब आपका टेम्परेचर घटेगा उस दौरान आपकी इंटरनल एनर्जी भी घटना शुरू होगी। बात क्लियर हुई? इतना बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले ये बोलो। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, हमने बोला कि एक हॉट फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड, और एक है कोल्ड फ्लूइड, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। अब क्या करेगा, जो कोल्ड फ्लूइड है हॉट फ्लूइड से एनर्जी लेगा, ठीक है, कितनी एनर्जी लेगा, उसके इक्वलिटी ही एनर्जी लेगा, मतलब अपना जो हॉट फ्लूइड है वो कोल्ड फ्लूइड को पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। तो कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, फर्स्ट लॉ, यानी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है। यहां तक नोट करिए जरा, कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक नोट करिए जरा। देखो किसी को कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, बेफिक्र होके, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं सेकंड लॉ की। भाई हमें सबसे पहले जब बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, जब हमें जरूरत थी, जब हम फर्स्ट लॉ बना चुके थे, उसके बाद ये देखिए, ये दोनों जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है 1830 में बने हैं, उसके बाद जीरोथ लॉ आया था 1931 में, ठीक है। ये बाद में बात करते हैं क्या है। जब हमने फर्स्ट लॉ बना लिया तो हमें सेकंड लॉ की क्या जरूरत पड़ गई। सेकंड लॉ की इसलिए जरूरत पड़ गई, आपने देखा होगा कि डायरेक्शन कभी नहीं बताई गई कि हम किस डायरेक्शन में हाई से लो चल रहे हैं, लो से हाई चल रहे हैं। ये देखेगा आपने, कभी आप ऐसे पढ़ते हो, डायरेक्शन लगा के पढ़ते हो, बीच पे ऐसे ऐसे एरो बना लो,
ये जो एरो बनाने का सिस्टम है या एनर्जी फ्लो होने का सिस्टम वो बताया था सेकंड लॉ ने। तो सेकंड लॉ ने इसीलिए सेकंड लॉ ने बताया कि एनर्जी यूटिलाइज इन पर्टिकुलर वे, मतलब हम हीट को किस डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया डायरेक्शंस लॉ। ठीक है इसीलिए इसका नाम पड़ गया डायरेक्शन लॉ। उसके बाद ये दोनों चीजें बताता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो सेकंड लॉ है वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बताता है। इसने इंट्रोड्यूस करवाया एंट्रोपी से। सेकंड लॉ ने एंट्रोपी से इंट्रोड्यूस करवाया। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हम बोले कि रैंडमनेस का मतलब होता है ऐसे जिगजैग फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स कैसे हैं जिगजैग फॉर्म में, तो इनकी एंट्रोपी क्या है, जितनी जिगजैग होगी, यानी कि मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, तो वो क्या हो गया, एंट्रोपी हो गई। इसीलिए इनका दूसरा नाम दिया सेकंड लॉ ने एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली कुछ नहीं है, टेम्परेचर का एक फंक्शन है, वहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा डिसऑर्डरनेस में घूम रहे हैं, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स का एंट्रोपी। अगर हम बोले एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, अभी आ गया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे टरबाइन में, कंप्रेसर में, तो एंट्रोपी बार बार ये इस्तेमाल होगा, एंट्रोपी ऐसे। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बहुत ही एक अच्छे बच्चे की तरह से एक लाइन में खड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनके पास टेम्परेचर है, ये बच्चे शैतान है, तो रैंडमनेस में होंगे। लेकिन हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो विदाउट लॉस बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे एंट्रोपी कांस्टेंट का फंक्शन बार बार इस्तेमाल करेंगे इस चीज का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब आपको एनर्जी फ्लो होती है तो इसका मतलब एनर्जी घटती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कप ऑफ कॉफी, अगर आपको कॉफी पसंद है तो आप कॉफी ले लो, अगर चाय पसंद है तो चाय पसंद। मुझे तो चाय पसंद है इसीलिए मैं चाय ले लेता हूं। हमने एक कप में टी ले लिया और यहां पर भर लिया, इसकी सतह पर मॉलिक्यूल्स की डिसऑर्डर, मतलब एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, बाहर टेम्परेचर है, एनर्जी फ्लो होगी। जब एनर्जी फ्लो होगी तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया डिग्रेशन ऑफ एनर्जी, डिग्रेशन ऑफ एनर्जी लॉ, मतलब एनर्जी को घटाने वाला नियम बन गया। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बन गया, एनर्जी को घटाने वाला नियम बन गया। उसका रहता है जीरोथ लॉ, इसको बनाने वाले थे आर एच फॉलर 1931 में। एक फिजिकल क्वांटिटी है, और देखो जब भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे या जीरोथ लॉ की बात करेंगे तो आपको एक शब्द बोलना बहुत जरूरी है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर आपने थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं बोला तो ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। या आपने पढ़ा होगा कि तीन बॉडी हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो तीसरी बॉडी जो दो बॉडी टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में, तो तीसरी बॉडी भी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में होगी। ऐसा आपने पढ़ा होगा डिप्लोमा बीटेक में। मतलब ऐसे अगर दो बॉडी आपकी ए बी सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो तीसरी बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। ऐसे एरो मार दीजिएगा अपोजिट भी, ताकि ये बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये बोलना बहुत जरूरी है, थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट बोलना बहुत जरूरी है। ये क्या देता है, टेम्परेचर मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देता है। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी बात आती है कि जीरोथ लॉ इसका नाम कैसे पड़ा। भाई ये टेम्परेचर बताने वाला नियम था, तो फर्स्ट लॉ में भी टेम्परेचर आ रहा था, सेकंड लॉ में भी टेम्परेचर आ रहा था। ठीक है, तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, तो पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आए। ठीक है, लेकिन दोनों टेम्परेचर देने वाले थे, दोनों में क्या था, टेम्परेचर था। लेकिन सबसे लास्ट में क्या आया, जीरोथ लॉ आया। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जीरो, इसको थर्ड लॉ ना बोल के इसको जीरो बोल दो, ताकि ये सबसे पहले, भाई इसने कॉन्सेप्ट टेम्परेचर के बारे में बताया है तो इसको सबसे पहले आना चाहिए दुनिया में, लेकिन सबसे लास्ट में आया, इसीलिए थर्ड लॉ रख के इसको जीरोथ लॉ रख दिया गया। ठीक है, इसका दुनिया में एक लॉ एग्जाम्पल है बेटा कि थर्मोमीटर। जैसे थर्मोमीटर की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक ये आपका ग्लास है। ठीक है, यहाँ पर आपकी मरकरी भरी हुई है, और ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर। हो गई तीनों बॉडी ए बी सी, ये तीनों बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही होती हैं, और ये इनका एक लौता एग्जांपल है थर्मोमीटर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा है टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी रिलेट, टेम्परेचर किससे रिलेट है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट है। काइनेटिक जितनी ज्यादा होगी टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा है मेजरिंग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ सके हैं कि वॉल्यूम या टेम्परेचर की वजह से जो भी चीजें बढ़ती हैं उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं।
अगर वॉल्यूम की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या करेगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा हो वो प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहां तक किसी को दिक्कत बेटा समझने में? चलिए ये लेक्चर यहां तक रखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरा नंबर है 9557026804। इस पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो हम बस आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो, सारा मटेरियल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके साथ जितने भी दोस्त हैं, आप जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने सारी मुहिम स्टार्ट की हुई है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए जिससे कि चीज़ें लोगों तक पहुंच सकें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।